हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, और जहां भी समझ में ना आए उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स डाउट पूछ सकते हो। ओके, फिर वन मोर थिंग कि आप लोगों को अब से जो भी वीडियोस मिलेंगे वो सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को कोर एकेडमी की साइट से ही मिलेंगे, मीन्स डायरेक्टली यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, मीन्स आज का वीडियो तो आप लोगों को दिख रहा है यूट्यूब पे आसानी से डायरेक्टली, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस सारे के सारे कोर एकेडमी की साइट पे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम कुछ अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूलेस मेंशन कर लिए, जो किसके फॉर्मूले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो, पहला है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले यहां पर लिखे होंगे। ओके, फिर अब हर एक फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो कि हर एक फॉर्मूले का सॉल्यूट के मोलर मास से क्या रिलेशन है। मींस यहां पर एमएमपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां भी मोलर मास सॉल्यूट का डिनोमिनेटर में है, यहां पर भी देखो डिनोमिनेटर में है सॉल्यूट का मोलर मास, और यहां भी सॉल्यूट का मोलर मास डिनोमिनेटर में, और यहां पर भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हर एक फॉर्मूले में हमें ऑब्जर्व हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉल्यूट के मोलर मास का कैसा रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, दैट इज मोलर मास of solute is inversely proportional to the colligative property। ठीक है, फिर हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकाला जाता है, सॉल्यूट का मोलर मास निकाला जाता है। ठीक है, फिर अब देखो हम समझते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल मीन्स समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट नॉर्मल। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, तो अगर आप लोग से कोई पूछता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप लोग क्या आंसर दोगे। तो देखो आप लोग क्या करोगे, सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, ऐसा करके फिर कैलकुलेट करोगे और निकालोगे 58.5। तो ये आप लोगों ने क्या किया, थ्योरेटिकली सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास बता दिया। ठीक है, और 58.5 के सामने अगर ग्राम लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो दोनों ही टाइप के मास में वैल्यू सेम, बस डिफरेंस किसका है, यूनिट का। यहां पे यूनिट होती है एएमयू, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, और यहां पे यूनिट क्या है, ग्राम है। ठीक है, मींस ये एक मॉलिक्यूल का मास है और ये एक मोल मॉलिक्यूल का मास है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होती है। ठीक है, अब देखो मान लो आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड को एज अ सॉल्यूट यूज किया। ठीक है, और क्या डिटरमाइन कर रहे हो, इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर रहे हो with the help of one of the colligative property। मींस चारों में से किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके आप लोग इसका मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर रहे हैं बाय
लेट्स सपोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डेल्टा टीवी मींस बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप लोग सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों ने सारा अरेंजमेंट कर लिया, सब कुछ सारा जुगाड़ कर लिया और उसके बाद फिर आप लोग क्या निकाले, मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकाल रहे हो। तो वो मॉलिक्यूलर मास मान लो आप लोग के सामने आता है 41.5, इतना आ रहा है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। तो आप लोगों ने देखा यार सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास तो 58.5 होता है, जो कि उसका थ्योरेटिकल और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का क्या मिल रहा है, 41.5 मिल रहा है। मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मीन्स कुछ ना कुछ डिफरेंट मास आ रहा है ना। तो यही जो डिफरेंट मास आया वही डिफरेंट मास क्या कहलाता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मीन्स किसी भी सॉल्यूट का वो मॉलिक्यूलर मास जो उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, मीन्स उससे डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है मीन्स उससे या तो ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, तो उसी डेविएटेड मॉलिक्यूलर मास को कहा जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है, मीन्स सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट क्यों मिलता है हमें, उन सब का भी डिस्कशन अभी करेंगे। अभी तो हम क्या सीख रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, abnormal molecular mass means when the molecular mass calculated or observed from various qualitative properties is found to be different from its theoretical or actual molecular mass, then this molecular mass is known as abnormal molecular mass. ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का एक्चुअल और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, बट हमने एक्सपेरिमेंट से सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकाला और वो एक्सपेरिमेंट कौन से, वेरियस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले एक्सपेरिमेंट, वो कितना निकला, 41.5 निकला। तो ये 41.5 डिफरेंट है इससे, उसके एक्चुअल और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास से। तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल क्यों आता है, डिफरेंट क्यों आता है। ठीक है, तो देखो और इन सबको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे वार्मथ ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहली चीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती है ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मीन्स सॉल्यूट के पार्टिकल्स की क्वांटिटी अगर चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सारा खेल किस पे डिपेंड है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है। ओके, फिर अब देखो अगर कोई आप लोगों से बोले कि आप लोगों ने 1800 ग्राम ग्लूकोज लिया। ठीक है, अब 1800 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो आप लोग आसानी से मोल कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो देखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 1800 अपॉन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास इसका, कैलकुलेट करने पर 180 आएगा। ठीक है, यहां पर 180, तो ये कितना हो गया 10 मोल्स। मीन्स 1800 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स हैं, ग्लूकोज के 10 मोल्स हैं। मीन्स कितने पार्टिकल्स हो गए, 10 into 6.023 into 10 to the power of 23, that means
6.023 इंटू 10⁻24 मीन्स इतने सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स हुए। ठीक है, ये ग्लूकोज का पार्टिकल, ये दूसरा ग्लूकोज का पार्टिकल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से करते 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 इतने सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और उसका एक कलेक्शन, उन सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन मिलकर कितना बन रहा है, 1800 ग्राम ग्लूकोज बन रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1800 ग्राम ग्लूकोज लें मीन्स 1.8 किलोग्राम ग्लूकोज लें और उसको वाटर में डिसॉल्व करें, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वाटर में एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, तो कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 मोल्स पार्टिकल्स होने चाहिए, किसके, ग्लूकोज के। तो तब जाके उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में मिलेगी हमें। ठीक है, फिर अब देखो, मान लो हम 400 ग्राम NaOH लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 400 ग्राम NaOH ले रहे, है ना। अब बात आ गई कि 400 ग्राम में कितने पार्टिकल्स, तो उसके लिए फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट, मास अपॉन मोलर मास। मास है 400 और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40, तो ये कितना आया, 10 मोल्स आया। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने पार्टिकल्स हुए, 10 मोल्स पार्टिकल्स हुए, कितने में, 400 ग्राम। ठीक है, तो जब हम 400 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वाटर में कितने पार्टिकल्स एग्जिस्ट होने चाहिए, मींस कितने पार्टिकल्स वहां पे होने चाहिए, तो कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 10 मोल्स पार्टिकल्स होने चाहिए, मींस सिमिलरली दैट इज 6.023 इंटू 10⁻24 NaOH के इंडिविजुअल पार्टिकल्स होने चाहिए वाटर में। ठीक है, लेकिन अब बताओ, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा सब्सटेंस है, एक आयनिक सब्सटेंस है, मींस इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने पर क्या मिल रहा है, Na+ प्लस OH-। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने पार्टिकल्स मिल जाएंगे, अगर सारे के सारे पार्टिकल्स टूट गए तो। ठीक है, तो कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, 10 मोल्स का डबल, दैट इज 20 मोल्स पार्टिकल्स मिलेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। आ रही बात समझ में, मींस सॉल्यूट ने सॉल्वेंट में जाने के बाद अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, मींस सॉल्यूट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जाकर क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसी वजह से हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट मिलता है जितना कि उसका होना चाहिए। ठीक है, तो मींस कि किसी भी सॉल्यूट का जब सॉल्वेंट में जाने के बाद उनके इंडिविजुअल पार्टिकल का बिहेवियर बदल जाए, मींस या तो वो पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं, या फिर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एसोसिएट हो जाएं, तो उस सिचुएशन में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट आता है, और वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास कहलाता है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और उसे ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट का एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कौन से केसेस में आता है। तो किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एब्नॉर्मल कौन सी कंडीशन में मिलेगा, मींस वो क्या कंडीशन है जब हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास एब्नॉर्मल मिलेगा। तो दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन डिसोसिएशन और दूसरी कंडीशन एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब समझते हो कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज्यादा पार्टिकल में, और एसोसिएशन मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं सिंगल पार्टिकल में। ठीक है, चलिए
तो ये हमें मिल गया कौन सी कंडीशन में ऐसा होने वाला है ना। और ये कब होगा, जब सॉल्यूट क्या हो, when solute is electrolytic in nature। मीन्स हमने क्लास 11 में इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस समझे थे ड्यूरिंग आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी हम केसेस पढ़ रहे थे इसके पहले वाली क्लासेस में, उन सारे केसेस में सारे के सारे सॉल्यूट हम क्या ले रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे थे। मींस ऐसे सॉल्यूट्स जो कि वाटर में जाने के बाद अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते या फिर जिनके आयंस नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के पार्टिकल्स डिसोसिएट नहीं होते अपने आयंस में। ठीक है, अगर उनका कोई आयन नहीं बनता। ठीक है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है Na+ और OH- आयन में। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्यूट का एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब मिलता है, जब सॉल्यूट क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, और उन सिचुएशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे और एसोसिएट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक और चीज, आप लोगों को क्वेश्चन देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है। ठीक है, देखना अभी। चलिए अब देखो, हम डिस्कस करेंगे अब व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर जस्ट रेशियो है, रेशियो ऑफ number of particles, ratio of number of particles obtained after dissociation or association in solvent to the theoretical number of particles on the basis of its mass। ठीक है, मीन्स बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं कुछ क्वांटिटीज के। ठीक, जैसे सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर रेशियो होगा, किसका रेशियो, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द रेशियो टू द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास। मींस हमने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड 400 ग्राम लिया है तो इस मास के बेसिस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, थ्योरेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, 10 मोल्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना डिसॉल्व करने पर एक्चुअली हमें जो ऑब्जर्व हो रहा है या फिर एक्सपेरिमेंटली जो पार्टिकल्स की क्वांटिटी मिल रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें जो मिल रहा है वो मान लो 10 मोल से ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होने वाले, डिसोसिएट होने वाले हैं। अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स डिसोसिएट होने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 मोल से ज्यादा होंगे, तो हमें मिल रहा है 15 मोल्स। ठीक है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होगा, बॉन्ड ऑफ factor will be equals to actually observed experimental number of particles obtained after dissociation or association कितना 15 अपॉन
कितना होना चाहिए था मास के बेसिस पर 10, तो 15/10 दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वांट ऑफ फैक्टर कहलाएगा इस पर्टिकुलर केस में। आई बात समझ में? चलिए फिर अब देखो कि हम जब कोई सॉल्यूट लेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लेंगे और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए। ठीक है, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। और वो कैसे डिफाइन किया जाता है उसको देखो। तो सबसे पहली चीज इसका सिंबल होता है स्मॉल आई, तो हम वांट ऑफ फैक्टर को स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल आई क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली टेकन। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा किसका, वांट ऑफ फैक्टर का। ठीक है, फिर अब देखो अगला फॉर्मूला होता है वांट ऑफ फैक्टर का। तो वांट ऑफ फैक्टर इज आल्सो द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस हमें जो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल रही है ना, अपॉन थ्योरेटिकल जितना मिलना चाहिए था। मींस जैसे कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है ना, फिर उसमें हमने सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसॉल्व किया, तो उतना डिसॉल्व करने पर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना चाहिए था 3 डिग्री सेल्सियस। तो नया बॉइलिंग पॉइंट कितना आना चाहिए था, 83 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना होना चाहिए था, 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 3 डिग्री ना आकर कुछ और आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है, 5 डिग्री आ रहा है, 6 डिग्री आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और जितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, तो वो कहां होगा, नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो ये हुआ दूसरा एक्सप्रेशन किसका, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे और देखते हैं। तो अब देखो हम अपने फॉर्मूलेस को किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो यहां पर देखो वांट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लीकेशन आई इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें देखो जो भी हमने फॉर्मूले देखे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। जैसा पहला था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, तो RMVP विल बी इक्वल्स टू I इंटू XB, ये नया फॉर्मूला होगा। ठीक है, बाकी XB का वही फॉर्मूला रहेगा, है ना, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू NB अपॉन NA प्लस NB। ओके, फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इट इज डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m। तो ये हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, है ना। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मींस जो हमें एक्चुअली ऑब्जर्व हो रही है एक्सपेरिमेंट से, है ना। फिर डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m। ओके, फिर पाई इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जब आप लोगों को
वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पता रहेगी तो आप लोग क्या करोगे, इन टर्म्स में दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के टर्म्स में जब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आएगा वहां पर एक्चुअल वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा टीबी का क्वेश्चन है तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू केबी, सॉरी यहाँ एफ नहीं होगा, बी होगा, आई इंटू केबी इंटू स्मॉल एम दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर ये जो मोलर मास रखोगे आप लोग पुट करोगे तो वो क्या करना है, एक्चुअल मींस थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वैल्यू पुट करनी है मोलर मास की, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर अब देखो आई का एक और एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू नॉर्मल और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये आई का एक और एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब उसके बाद देखो हम दो केस लेंगे, एक केस डिसोसिएशन का और दूसरा केस एसोसिएशन का, ठीक है। और उन केसेस में आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको देखो। तो देखो केस ऑफ डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के केस में हमें आई कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। ये है फॉर्मूला आई का इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जहां पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ओके। फिर n क्या है, तो n है नंबर ऑफ आयंस obtained by dissociation of one molecule of solute। मीन्स सॉल्यूट के एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस मिलते हैं, तो वही क्या कहलाएगी, n की वैल्यू कहलाएगी। फॉर एग्जांपल NaCl, तो NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इस सिचुएशन में n कितना होगा, तो इसका एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 2 आयन दे रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। तो उसके बाद मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो इस केस में n की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड, तो टोटल आयन कितने में, यहाँ का टोटल आयन कैलकुलेट करना होता है, तो टोटल 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हो गया आई का फॉर्मूला इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इट इज आई इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। फिर देखो अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन है तो हमें क्या मानना है, अल्फा को 100% मान के चलना है, मींस अल्फा कितना हो जाएगा 1। और ध्यान रखना अल्फा क्वेश्चन में अगर परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है तो हमें उसको परसेंटेज के टर्म्स में ना लेकर उसको फ्रैक्शन के टर्म्स में लेना है। फॉर एग्जांपल 40% दिया हुआ है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 40% दिया हुआ है, तो हमें 40 पुट नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, 40/100, ठीक है, दैट इज 4/10। इस बात का ध्यान रखना। चलिए फिर अब देखो दूसरा केस है, केस ऑफ
एसोसिएशन, केस ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के केस में I इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n-1 इंटू अल्फा, ये होता है फॉर्मूला एसोसिएशन के केस में, ठीक है। और यहां पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा हो गया, और n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एसोसिएटिंग, मीन जितने पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होने वाले हैं उन पार्टिकल्स की क्वांटिटी को n बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो 3 पार्टिकल A के आपस में कंबाइन होकर एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने पार्टिकल्स कंबाइन हुए, 3 पार्टिकल्स, तो n कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ऐसे केसेस को बोलते हैं ट्राइमेराइजेशन, ठीक है, मींस 3 पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होकर एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ट्राइमेराइजेशन, है ना। तो उसी तरीके से अगर 2 पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होकर एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में n की वैल्यू कितनी होगी 2, और इसे क्या कहा जाएगा, डाइमेराइजेशन कहा जाएगा, ठीक है, मींस डाइमर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो, ये बताओ कि अगर डिसोसिएशन का केस हुआ तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि 1 से कम होगी, ठीक है। फिर अगर केस ऑफ एसोसिएशन हुआ तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि 1 से कम होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो, डिसोसिएशन के केस में I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली टेकन, है ना। तो देखो, डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, ठीक है। जैसे हमने 10 पार्टिकल लिया इनिशियली, लेकिन अंदर जाके वो 15 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है 15/10, तो वैल्यू क्या आएगी 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है। तो I की वैल्यू क्या होगी डिसोसिएशन के केस में 1 से ज्यादा होगी, ओके। फिर एसोसिएशन का केस जस्ट उल्टा, एसोसिएशन में पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं, है ना। तो पार्टिकल्स की क्वांटिटी एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी से कम हो जाएगी, है ना। तो न्यूमरेटर में वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगी, तो वैल्यू क्या आएगी 1 से कम आएगी, ओके। यहाँ पर वैल्यू ऑफ I विल बी लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये भी सिंपल सा फंडा था। फिर अब देखो, मान लो हम 2 अलग अलग सॉल्यूट ले रहे हैं, सॉल्यूट A और सॉल्यूट B। इस सॉल्यूट के I की वैल्यू और इस सॉल्यूट के I की वैल्यू अलग अलग है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूट A और सॉल्यूट B को एज अ सॉल्यूट यूज करके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन लाया, ठीक है। तो A का जब सॉल्यूशन था तो मोलैरिटी 0.5 थी, और B का जब सॉल्यूशन था तो भी मोलैरिटी कितनी हुई 0.5 हुई, है ना। तो हमें ये बताना है कि कौन से केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज्यादा आएगा, ठीक है। जब सॉल्यूट A लेंगे तब ज्यादा आएगा, कि सॉल्यूट B लेंगे तब ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू स्मॉल m, है ना। तो देखो, दोनों ही सॉल्यूट के केस में मोलैरिटी सेम है, KB तो फिक्स होता ही है वाटर का, है ना। ध्यान रखना, सॉल्वेंट चेंज नहीं कर रहे, है ना। तो KB की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो ये भी सेम है और ये भी फिक्स है, तो रह क्या गया I, है ना।
अब देखो आई की वैल्यू बी के लिए ज्यादा है और ए के लिए कम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। चलिए फिर अब देखो, मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 कैपिटल M, ओके, और दूसरा सॉल्यूशन है मैग्नीशियम क्लोराइड का और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2, ठीक है। तो कौन से सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, पाई ऑफ NaCl सॉल्यूशन और पाई ऑफ MgCl2 सॉल्यूशन, ये बताना है, ठीक है। दोनों के बीच रिलेशन बताना है, ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो पाई क्या होता है, पाई इक्वल्स टू C इंटू R इंटू T, बट यहाँ पर केस कौन सा है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला केस है ना। तो फिलहाल यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, ठीक है। तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आई फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दोनों के केस में C की वैल्यू सेम, R कांस्टेंट है और T भी सेम है, तो किस पे डिपेंड किया, ऑस्मोटिक प्रेशर I की वैल्यू पे डिपेंड किया, ठीक है। फिर अब देखो हम अगर I निकालना चाहें किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ओके। फिर अब NaCl जो है वो ब्रेक होता है Na प्लस Cl माइनस में, तो n कितना हो जाएगा 2, तो I कितना होगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। अब अल्फा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें 100% लेना है, 100% मतलब कि 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, है ना। और I अगर हम MgCl2 के लिए निकालना चाहें तो कितना होगा, तो I इक्वल्स टू, पहले MgCl2 ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करोगे तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो n कितना हो जाएगा 3, तो I विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1, अल्फा 100% एज्यूम करना है अगर दिया नहीं है तो, है ना। तो I की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो I की वैल्यू 3 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ MgCl2 सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर अब देखो, मान लो हमने पोटेशियम क्लोराइड का 5 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। वाटर है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम वाटर, ओके। तो इसका, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट मिला वो कितना मिला, 102 डिग्री सेल्सियस मिला है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड के केस में जब हमने पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसके आई की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट आया, तो वाटर का होता है 100 और वो कितना गया सॉल्यूशन का 102, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है ना, मतलब हमने मान लो एक्सपेरिमेंट से निकाला है वैल्यू, तो कितना आया डेल्टा टीबी 2 इक्वल्स टू, अब हम लगाएंगे आई इंटू केबी, और वाटर का केबी होता है, केबी ऑफ वाटर इज 0.512, है ना, इंटू मोलैरिटी। अब मोलैरिटी दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज KCl इंटू वेट ऑफ सॉलिड इन केजी, 100 ग्राम मीन्स 0.1 किलोग्राम, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो आप मोलर मास लोगे इसका पोटेशियम क्लोराइड का, वो मोलर मास एक्चुअल होना चाहिए, मीन्स पोटेशियम का कितना, पोटेशियम का होता है 39
और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो जाएगा 5, फिर 9 + 5 14, 74.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 74.5, तो 2 = I इंटू 0.512 इंटू वेट ऑफ सॉलिड कितना था 5 ग्राम अपॉन पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास कितना 74.5 इंटू 0.1। फिर उसको सॉल्व करके आप क्या निकालोगे I निकालोगे, फिर I निकालने के बाद फिर फर्दर सॉल्व करोगे और I से क्या निकालेंगे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, मींस कितने एक्सटेंट में ये ब्रेक हुआ है ना। तो I = 1 प्लस n कितना आएगा इसका 2 - 1 1, तो 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा I - 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ओके, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या सिखाया कि जब कभी भी आप लोग I फैक्टर यूज करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को सॉल्यूट का मोलर मास एक्चुअल मोलर मास लेना है, मींस नॉर्मल मोलर मास लेना है ना। और अगर आप लोग यहाँ पर I यूज नहीं करते तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या निकालते, क्या फाइंड आउट करते, पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास फाइंड आउट करते। ठीक है ना, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि हमने सॉल्यूट का कुछ मास ले लिया वाटर में, जिसके सारे वैल्यूज पता थी हमें, उसके बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूएशन पता थी, और सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है, सब कुछ पता है। तो हमें क्या निकालना बच गया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना बच गया था। तो सॉल्यूट का मोलर मास कुछ डिफरेंट आता। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट हुआ एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट और वॉन ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो देखो चलिए अब समझते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए डिस्टिलेशन का। ठीक है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने लोअर क्लास में डिस्टिलेशन क्या होता है पढ़ा होगा कि जब दो लिक्विड के सॉल्यूशन से उन लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना होता है तो हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है, सो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द constituent liquid from their solution is known as distillation. Okay, अब देखो मान लो हमारे पास ये उन दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, लिक्विड A प्लस लिक्विड B। ठीक है, फिर लिक्विड A का बॉइलिंग पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड B का बॉइलिंग पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, या फिर थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लिक्विड A का बॉइलिंग पॉइंट कम है और लिक्विड B का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, कि हमने एज्यूम कर लिया। फिर अब देखो हमने लिक्विड A के 0.4 मोल्स लिए, ठीक है, और लिक्विड B के 0.6 मोल्स होंगे, है ना। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने लिक्विड A का 0.4 लिया, 0.4 मोल लिया और लिक्विड B का 0.6 मोल लिया और दोनों को आपस में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं। ठीक है, लिक्विड A और लिक्विड B के सॉल्यूशन को हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा, तो यहां पर वेपर बनेगी, वेपर ऑफ A एज वेल एज B।
मीन्स यहाँ पर ए की भी वेपर बनेगी और बी की भी वेपर बनेगी, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ आप लोग कि कौन से लिक्विड की वेपर ज्यादा बनेगी और कौन से लिक्विड की वेपर कम बनेगी, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल सा फंडा लगेगा कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उस लिक्विड की वेपर ज्यादा बनेगी, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस लिक्विड की वेपर कम बनेगी, क्योंकि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, मीन्स उसके वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो लिक्विड कम वॉलेटाइल होता है, मीन्स उसकी वेपर बनने की टेंडेंसी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपर का कलेक्शन बनेगा उस कलेक्शन में लिक्विड ए की क्वांटिटी ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर ज्यादातर तो पार्टिकल्स कौन से होंगे, ए के होंगे, ठीक है, और बी के थोड़े ही पार्टिकल्स होंगे, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, दो लिक्विड का मिक्सचर था, उन दोनों लिक्विड के मिक्सचर में लिक्विड ए का मोल 0.4 और लिक्विड बी का 0.6। तो लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए विल बी इक्वल्स टू 0.4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन लिक्विड स्टेट ना इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन भी वही होगा, है ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ओके। लेकिन वेपर फेस में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज 0.6 और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में 0.4, ठीक है। ये हम सपोज कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इस वेपर के मिक्सचर को ठंडा कर लिया और ठंडा करके वापस से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, लिक्विड का मिक्सचर ऑब्टेन कर लिया। अब उस लिक्विड के मिक्सचर में ए की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, बी की क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। फिर उसको फर्दर हीट करेंगे, तो फर्दर हीट करने पर क्या होगा, लिक्विड ए के फिर से ज्यादा वेपर्स बनेंगे और लिक्विड बी की कम वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ए की क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, मींस ए का मोल फ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगली बार मान लो हो गया वाई ए 0.9 हो गया और वाई बी 0.1 रह गया, ठीक है। फिर इसको ठंडा किए, फिर ठंडा करने के बाद वापस से फिर दोनों लिक्विड के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं। तो फिर हीट करने पर फाइनली हमें लिक्विड ए क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, लिक्विड ए को लिक्विड बी से सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है किसमें, डिस्टिलेशन, आई ना समझ में, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मतलब ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि हम जब किसी लिक्विड के दो लिक्विड के मिक्सचर को हीट करते हैं, है ना, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, तो लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट कम था 60 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था 80 डिग्री सेल्सियस, और ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन स्टेट में ना 0.4 था और बी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन स्टेट में 0.6 था। तो जब हमने उस मिक्सचर को हीट किया, उस लिक्विड के मिक्सचर को हीट किया, तो हीट करने पर वेपर फेस में ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.6 और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में कितना हो गया 0.4, मींस चेंज हो गया, ठीक है। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअसली अप्लाई करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हम एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जब हमें लिक्विड ए प्योर स्टेट में मिल जाएगा और इस तरीके से हम दोनों लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है दो लिक्विड का, जिन लिक्विड्स को बॉयल करने पर दोनों की वेपर की क्वांटिटी वही होती है जो कि उस लिक्विड सॉल्यूशन में होती है। मींस अभी इस लिक्विड सॉल्यूशन में, ये लिक्विड फेस में, लिक्विड स्टेट में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4 और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6, ठीक है। अब अगर हम इसको हीट करें और हीट करने पर भी y का मोल फ्रैक्शन हमें कितना मिल रहा है 0.4 ही मिल रहा है और b का मोल फ्रैक्शन कितना मिल रहा है 0.6 मिल रहा है, ठीक है। तो कोई फायदा हुआ क्या, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको वापस जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर हमें यही कंपोजिशन मिलेगा, एग्जैक्टली यही कंपोजिशन मिलेगा लिक्विड और लिक्विड बी का, ठीक। और इस तरीके से हम उन दोनों लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है, या फिर एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। मींस दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसमें एक पर्टिकुलर उन लिक्विड्स की पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जब हम उस सॉल्यूशन को हीट करें तो हीट करने पर उन लिक्विड का जो कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में है वही कंपोजिशन वेपर स्टेट में भी रहे, तो हम उन लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइप के लिक्विड मिक्सचर को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। तो डेफिनेशन होगी those liquid mixture which boils at constant temperature and composition of each liquid in the solution and in the vapor phase remains same, so that they cannot be separated from each other by distillation are known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। ओके, तो देखो एजियोट्रॉप्स के दो टाइप्स होते हैं। तो पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसे कहेंगे और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसे कहेंगे, तो उसको समझने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो जब हम दो लिक्विड्स को आपस में डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व करने पर उनके एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे जब उनको बॉईल किया जाएगा तो वो उन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएंगे और उनका वेपर फेस में जो कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन लिक्विड फेस में भी होगा। तो उस टाइप के लिक्विड मिक्सचर क्या कहलाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कब होगा, जब उनका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। मींस कैसे टाइप के सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मींस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स उन लिक्विड के मिक्सचर के द्वारा शो किया जाता है या फिर होते हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया वाटर और एल्कोहल का, तो वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के केस में जब हम उनके वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देखो हमने लेफ्ट साइड में वाटर का वेपर प्रेशर मेंशन किया और राइट साइड में एल्कोहल का वेपर प्रेशर मेंशन किया है, ठीक है। अब हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वाटर का एल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर स्टेट में, ठीक है। लेकिन जब उन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो मिक्स करने पर उस मिक्सचर के सॉल्यूशन का
वेपर प्रेशर इंडिविजुअल लिक्विड के वेपर प्रेशर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा उसको देखो। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, केवल वाटर लिया है। तो वाटर लिया तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1 हो गया, और एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना, 0 इनिशियली, है ना। फिर जब हम इसमें एल्कोहल, वाटर में एल्कोहल ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, हम एल्कोहल ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते, ध्यान रखना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, इन दोनों लिक्विड के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जिस पर्टिकुलर केस में दोनों लिक्विड्स के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और उस मैक्सिमम प्रेशर की कंडीशन में, ये देखो मैक्सिमम वेपर प्रेशर की कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। आई बात समझ में, मींस एल्कोहल के एक पर्टिकुलर कंपोजिशन और वाटर के एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे दोनों लिक्विड के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। और उस पर्टिकुलर मैक्सिमम वेपर प्रेशर की कंडीशन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और वो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा। और उस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे वो सॉल्यूशन जब बॉइल होगा तो बॉइल होने पर वेपर्स की कंपोजिशन वही होगी, उनके वेपर्स की कंपोजिशन वही होगी जो कि लिक्विड स्टेट में थी। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे, क्योंकि वो एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हो रहे हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होंगे बिना कंपोजिशन चेंज किए, ठीक है। तो एल्कोहल और वाटर का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे कंपोजिशन पे, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे दोनों लिक्विड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होंगे बिना कंपोजिशन चेंज किए। तो उस टाइप का मिक्सचर कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई, यहाँ पर डेफिनेशन देखो, सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन एंड एट सम स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ लिक्विड्स फॉर विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम एंड बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर, this minimum temperature without changing composition is called minimum boiling azeotrophs, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी बताऊंगा, ठीक है, विद कंपोजिशन, है ना। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, तो दो लिक्विड्स के ऐसे सॉल्यूशन या फिर ऐसा मिक्सचर जिसके एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जब हम उस सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो बॉईल करने पर उनके उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा पाया जाएगा। तो उस टाइप का मिक्सचर कहलाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर का, ठीक है। तो देखो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट इज 56 डिग्री सेल्सियस, इस वजह से उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है, और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, दैट इज 61 डिग्री सेल्सियस, तो इस वजह से उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कम है ना। और हमने इनिशियली क्या लिया है, क्लोरोफॉर्म लिया है। तो क्लोरोफॉर्म सिर्फ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना 1, और अभी एसीटोन नहीं डाला गया है, इस वजह से उसका मोल फ्रैक्शन कितना 0। फिर जब हम उसमें एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे तो उससे बने हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो देखो क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो बनाते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, है ना। तो इनिशियली क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर कंपोजिशन पे दोनों लिक्विड के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। तो अगर वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा इस पॉइंट पे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो
उस मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे, जो कि इन दोनों लिक्विड के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों लिक्विड एक उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉइल होंगे बिना कंपोजिशन चेंज किए। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो ध्यान रखना इसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे क्या होगा, दोनों लिक्विड एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होंगे बिना कंपोजिशन चेंज किए। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने समझा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स व्हिच शो नेगेटिव डेविएशन। मींस मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बनाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, है ना। And at some specific composition, vapor pressure is minimum and boiling point becomes maximum. And boils at this maximum temperature without change in composition is called maximum boiling azeotrophs. ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्वांटिटी के साथ एग्जांपल बता रहा हूं। फिर देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल में। पहला एग्जांपल 95% या फिर 95.5% बाय मास ऑफ एल्कोहल इन वाटर बॉइल्स एट 78.1 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्कोहल इज 78.4 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मींस अगर एल्कोहल दैट इज इथाइल एल्कोहल अगर प्योर हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.4 डिग्री, और अगर वाटर प्योर हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर जब हम उन दोनों को मिक्स करें और मिक्स करने पर अगर उनका कंपोजिशन इस टाइप का हुआ, मींस उस मिक्सचर में, उस लिक्विड के मिक्सचर में एल्कोहल 95.5% अवेलेबल है और वाटर 4.5% अवेलेबल है बाय मास, मींस 100 ग्राम्स और उन दोनों सॉल्यूशन के लिक्विड एल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन में एल्कोहल का कितना मास 95.5% ग्राम और वाटर का कितना 4.5 ग्राम, ये मीनिंग हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे उन दोनों लिक्विड दैट इज वाटर और एल्कोहल का सॉल्यूशन बॉयल होगा 78.1 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है। तो क्या कहलाया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल 34% by mass of acetic acid in toluene boils at 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 118.5 डिग्री सेल्सियस और टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करें और मिक्स इस तरीके से करें कि एसिटिक एसिड का 34% अवेलेबल हो सॉल्यूशन में, तो उस सिचुएशन में वो सॉल्यूशन बॉयल होगा इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे, और वो कितना है 105 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कहलाया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, फिर अब एग्जांपल देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल में पहला एग्जांपल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन का। तो जब हम एसीटोन का 21.5% सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं क्लोरोफॉर्म में, तो वो बॉयल होता है 64.4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जो कि उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब दोनों को मिक्स किए और मिक्स इस तरीके से किए कि एसीटोन का 21.5% होना चाहिए, तो वो मिक्सचर बॉयल हो रहा है 64.4 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि दोनों लिक्विड के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। तो क्या कहलाया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, फिर अगला एग्जांपल 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वाटर बॉइल्स एट 120.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मींस जब नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर हो और वो मिक्सचर इस तरीके से हो कि नाइट्रिक एसिड उसमें 68% अवेलेबल हो, तो वो बॉयल कौन से टेम्परेचर पे होगी 120.2 डिग्री सेल्सियस पर होगी, जो कि इंडिविजुअल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर स्टेट में 83 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पता ही है आप लोगों को, है ना। लेकिन जब दोनों को मिक्स करें तो मिक्स करने पर 68% HNO3 की क्वांटिटी के केस में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 120.2 डिग्री सेल्सियस। तो एक ऐसा मिक्सचर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। मानो कि वो एक ही लिक्विड हो, दो अलग अलग लिक्विड ना हो। क्यों? क्योंकि हम उसको जब बॉयल करें तो बॉयल करने पर भी वो आपस में वही कंपोजिशन दे रहे हैं जो कंपोजिशन उनकी लिक्विड स्टेट में थी, ठीक है। तो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, सिमिलर लिक्विड की तरह, सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट एजियोट्रॉप्स का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे, है ना। और आने वाले जो वीडियोस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करना है, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। चलिए और फिर उसके बाद आप लोगों को टेस्ट भी होगा, है ना। तो पूरे सारे वीडियोस रिवाइज कर लेना और तैयारी अच्छे से रखना, है ना। अच्छे अच्छे नंबर लेकर आना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए।